नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। देखिए, गिरिराज पत्रिका को डिस्कस करेंगे अक्टूबर महीने का। ये गिरिराज पत्रिका का फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले प्रीवियस के जितने भी मंथ हुए हैं उन सभी का हम हर एक एडिशन जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी गई है। इस एडिशन की भी टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। सबसे पहले क्वेश्चन से देखते हैं क्या पूछा जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन हम बोलते हैं, हाउ मच हैज़ द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इंक्रीज द कंपनसेशन ऑफ ₹1,30,000 फॉर अ कम्प्लीमेंट्री डैमेज्ड हाउस। तो बोलते हैं कि कम्प्लीटली है ये कम्प्लीटली डैमेज्ड हाउस। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूरी तरह से जो घर जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं आपदा के दौरान, उनको मिलने वाला जो मुआवजा था वो 1,30,000 होता था। इसको बढ़ाकर जो है वो कितना कर दिया है मुआवजे को, ये एग्जैक्टली क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभी ये डिसाइड किया है कि जो मुआवजा हिमाचल प्रदेश सरकार देती थी, जो घर क्षतिग्रस्त हो जाते थे आपदा से पूरी तरह से, उनको पहले 1,30,000 रुपया जो था वो दिया जाता था। अब ये अमाउंट बढ़ाकर जो है वो 7 लाख रुपया कर दिया गया है। ऑप्शन सी सही आंसर है। और 7 लाख रुपया कर दिया गया है, ये आपने ध्यान रखना है कि आपदा के कारण लगभग 3,500 घर पूरी तरह से जो है क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। और इसके अलावा कच्चे घर जो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनको जो है 4,000 रुपये मुआवजे के रूप में दिया जाता था। इसको 25 गुना बढ़ाकर जो है वो 1 लाख जो है वो कर दिया गया है। और आंशिक रूप से जो घर जो था वो क्षतिग्रस्त होते थे, आपने ध्यान रखना है कि आंशिक जो पक्के घर थे ना, जो एक कच्चे घर का तो आपको पता चल गया कि 4,000 मिलता था, 1 लाख कर दिया गया। अब पक्के घर जो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होते थे उनको पहले 65,100 रुपया दिए जो था वो दिया जाता था। अब उसको बढ़ाकर 15 गुना बढ़ा दिया गया है और 1 लाख रुपया उसको भी कर दिया गया है। तो ये आपने 3 कंडीशंस जो है वो ध्यान रखनी है। एक कंडीशन आपने ध्यान रखनी है, जो पूर्णतः रूप से क्षतिग्रस्त है उस घर को जो है वो उस घर के मालिक को 7 लाख रुपया दिया जाएगा। पहले ये 1,30,000 दिया जाता था। कच्चा घर किसी का था, वो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता था, उसको पहले 4,000 रुपया जो था वो मुआवजे के रूप में दिया जाता था। अब ये 4,000 से बढ़ाकर जो है वो 1 लाख कर दिया गया है। अब जो पक्का मकान था, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता था, उसको 6,500 रुपया दिया जाता था। अब इसको बढ़ाकर जो है वो कितना कर दिया गया है, 1 लाख कर दिया गया है। तो ये अलग अलग कंडीशन आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है। ये भी कहा गया था कोई ढाबा हो गया, दुकान हो गया, गौशाला हो गया, ये जो है अगर क्षतिग्रस्त हुए हैं तो इनको जो है वो 1 लाख रुपया दिया जाएगा। अब आपने ये भी ध्यान रखना है कि कोई ढाबा जिसको नुकसान हो गया है, किसी ढाबा या दुकान को, तो उसको पहले 25,000 रुपया दिया जाता था। अब उसको भी जो है वो 1 लाख रुपया देने की बात कही गई है। और कोई गौशाला अगर नुकसान किसी को हो गया है तो पहले ये 3,000 रुपया दिया जाता था गौशाला को, अब 50,000 रुपया देने की बात जो है वो कही गई है। तो ये आप ध्यान रखें कि किस तरह से पूरी बात है। हमने कच्चा मकान, पक्का मकान जो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं, और दुकान कोई है ऐसी, अगर किसी की गौशाला क्षतिग्रस्त हो गई है तो उनको मुआवजा जो मिलेगा वो हमने डिस्कस कर लिया। अगर कुछ भी एग्जाम में रिलेट करने की कोशिश की गई तो डेफिनेटली यहाँ से हेल्प मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं, अंडर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना वुमेन ऑफ विच एज ग्रुप कैन सेट अप देयर ऑन एंटरप्राइजेज। तो बोलते हैं कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत किस आयु वर्ग की महिलाएं अपना उद्यम स्थापित कर सकती हैं। ये क्वेश्चन तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये जो नई योजना चलाई गई है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, आपने ध्यान रखना है कि इस योजना के तहत जो है वो महिलाएं जो कवर की जाएंगी वो 18 से लेकर 50 वर्ष तक के बीच की महिलाएं की जाएंगी। ऑप्शन बी सही आंसर है। अब हम इसमें पूरी कंडीशंस को समझते हैं, पूरे क्वेश्चंस को समझते हैं कि क्या है पूरी तरह से बात। ये जो योजना चलाई गई है ना, इस योजना के अंतर्गत 8 से 45 वर्ग के जो युवा हैं उनको लाभ मिलेगा। युवा की बात कर रहे हैं हम, युवा कोई अगर है, अगर कोई महिला है तो 50 वर्ष तक उसको फ़ायदा मिलेगा। 18 से 50 वर्ग तक, पहले 18 से 45 युवा और फिर 18 से 50 महिलाएं उद्यम स्थापित ये कर सकती हैं। ऐसे युवा उद्यमी द्वारा अगर कोई 1 करोड़ रुपए तक का नुकसान किया जाता है, इसमें निवेश किए जाने पर जो है 60 लाख रुपए तक की मशीनरी, सिविल जो वर्क हो गया और सामान्य वर्क हो गया, उनको जो है वो जो है यहाँ पर 25% जो है वो अनुदान दिया जाएगा। जो मशीनरी पर तो मिल गया उसको 60 लाख रुपये, आप समझ गए ना, मशीनरी पर 60 लाख रुपया मिल गया। और उसके बाद
जो जनरल कैटेगरी से कोई आता है तो उसको 25% जो है वो यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। SC ST OBC से कोई आता है तो उसको 30% डिस्काउंट जो है वो मिलेगा। कोई महिला अगर यहाँ पर आती है तो महिला को 35% सब्सिडी का प्रावधान जो है वो यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा ब्याज पर जो है वो 5% सब्सिडी जो है वो मिलती है। जो ब्याज अगर होता है ना, उस पर 5% की सब्सिडी भी सरकार देती है। तो ये है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के बारे में सारा का सारा। हमने अलग अलग फैक्ट यहाँ से समझे कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत 18 से 45 वर्ग के युवा, 18 से 50 वर्ग की महिलाएं और उद्यमियों द्वारा अगर 1 करोड़ रुपए तक का निवेश किया जाता है तो 60 लाख तक की उनकी जो मशीनरी वगैरह का कॉस्ट होगा वो पूरा किया जाएगा। सिविल जो वर्ग होगा उसमें सामान्य वर्ग के जो लोग होंगे उनको 25% डिस्काउंट दिया जाएगा। SC ST को जो है 30%, महिलाएँ और दिव्यांगों को 35% सब्सिडी देने की बात कही गई है और जो ब्याज होगा उसके अलावा 5% सब्सिडी उस पर भी देने की बात कही गई है। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखें। ये तो सदाबहार क्वेश्चन है, कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है इसके बारे में। गिरिराज पत्रिका में आया था तो हमने भी कवर कर लिया। आगे बोलते हैं विच स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड इन हिमाचल प्रदेश टू मेक मिल्क प्रोड्यूसर सेल्फ रिलायंट। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के जो मिल्क प्रोड्यूसर हैं, दूध को जो उत्पादन करते हैं, पशु पाल कर जो दूध बेचते हैं, उनके लिए जो है उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है वो कौन सी योजना जो है वो चलाई गई है। देखो इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे है इंपॉर्टेंट, मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। पहले क्वेश्चन का आंसर देखिए। तो इनके लिए योजना चलाई गई है हिमगंगा योजना, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब ये हिमगंगा योजना जो है वो चलाई गई है, चलो ठीक है कि हिमगंगा योजना चला दी गई। पूरा हम समझ लेते हैं यहाँ से कि क्या क्या बातें हैं। जब बजट स्टार्ट किया गया था ना, बजट जब सुनाया गया था तो बजट में कहा गया था कि इस योजना के तहत जो है जो लोग जानवर पालते हैं, पशु पालते हैं और ऐसे पशु जो दूध जो है वो दे सकते हैं, उनकी लाइफस्टाइल को इम्प्रूवमेंट करने के लिए उनको एक क्वालिटेटिव जो है इनको चीज़ें मिलनी चाहिए, इनको अच्छा प्राइस मिलना चाहिए, इनको एक अच्छी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। उसके लिए इस योजना को जो है वो चलाया जाता है और 500 करोड़ रुपया इसके ऊपर स्पेंड करने की बात कही गई है। स्टार्टिंग में कहा गया था कि ये पायलट बेसिस पर कुछ एक एरियाज़ में जो है वो चलाई जाएगी, ये जो था वो पूरी बात कही गई थी। अब यहाँ पर मैंने हिम उन्नति भी जो है वो लिखा है, तो हिम उन्नति योजना के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि हिम उन्नति योजना जो है वो किससे संबंधित है। हिम उन्नति योजना जो है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम है ये एक, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है कि एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट को लेकर जो स्कीम चलाई गई है वो है हिम उन्नति योजना। इसका भी पता चल गया आपको, हिम उन्नति का, हिमगंगा का। आपने बहुत पहले एक योजना पढ़ी थी, वो थी दूध गंगा योजना, और बहुत बार ये योजना जो था वो एग्ज़ाम में पूछी भी गई। जब अभी भी हो सकता है पूछ ली जाए तो हम दूध गंगा योजना के बारे में भी बात करेंगे कि दूध गंगा योजना कौन से ईयर में जो था वो लॉन्च की गई थी और किस तरह से उसके बारे में क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। दूध गंगा योजना सितंबर 2009 में जो था वो चलाई गई थी। सितंबर 2009 में ये योजना चलाई गई थी और इस योजना के तहत जो था वो क्या किया जाता था, यही मतलब किसी ने अगर मिल्क प्लांट बनाना है, बैंक लोन किसी को चाहिए अगर मिल्क से रिलेटेड, तो वो सब चीज़ें मिल जाती थी प्लांट वगैरह सेटअप करने के लिए। परंतु क्वेश्चन ये बनता था कि कब लॉन्च की गई थी और किसकी सहायता से चलाई जा रही है। तो ये नाबार्ड की सहायता से जो है वो चलाई जा रही है। ये आपने ध्यान रखना है कि नाबार्ड की सहायता से ये चलाई जा रही है। 2009 में जो था वो लॉन्च की गई थी। क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। और अपना जो हिम गंगा योजना है, ये अभी का जो बजट था हमारा उसमें जो था वो अनाउंस की गई है, तो ये भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो हिम गंगा और दूध गंगा, इन दोनों को जो है वो नोट कर लें कि किस किस तरह से ये योजनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हमारे पास विच मिशन हैज़ बीन स्टार्टेड टू इंक्रीज ग्रीन कवर इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में हरित आवरण बढ़ाने के लिए किस मिशन की शुरुआत जो है वो की गई है। हिमाचल प्रदेश में जो ग्रीन कवर है, अब कहा गया है कि 2026 तक हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट जो है वो बना दिया जाएगा, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स भी जो है वो लेने पड़ेंगे। अब हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा इस तरह की एक योजना चलाई गई है। इस योजना को नाम दिया गया है मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। पहले तो इस योजना के बारे में जो है वो क्लियरली जान लेते हैं कि क्या क्या जो है वो इस योजना के बारे में पूरी जानकारी है। इस योजना के बारे में पहले तो आपने ये ध्यान रखना है यहाँ से कि ये योजना जो है पर्यावरण को सुरक्षित रखने हेतु जो है वो 25 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा जो है वो इसकी शुरुआत जो था वो की गई।
ये आपने ध्यान रखना है। और आपने ध्यान रखना है कि इस योजना का नाम मुख्यमंत्री विस्तार योजना रखा गया है। इसमें होगा क्या, इसमें पौधे वगैरह लगाए जाएंगे भूस्खलन को जो है वो जिससे रोका जाए। आपको पता है बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड जो है वो होती है, तो इन चीज़ों को रोका जा सके ना, इसलिए जो है ये किया जाएगा कि पौधे वगैरह लगाए जाएंगे और उससे जो है वो ये हो जाएगा। यही सब लिखा गया है। इसके अलावा आपने क्या ध्यान रखना है, इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में जो टोटल फॉरेस्ट कवर है वो कितना है, वो है 37,948 स्क्वायर किलोमीटर। ये आपने ध्यान रखना है। ये टोटल फॉरेस्ट कवर है हिमाचल प्रदेश का, जो कि कितना परसेंट अकाउंट करता है, ये 68.16% जो है वो अकाउंट करता है। इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में जो एरिया फॉरेस्टेड है वो कितना है। तो जो आपने ध्यान रखना है कि ऐसा एरिया जहाँ पर एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया है वो कितना है, वो है 15,443 स्क्वायर किलोमीटर। 15,443 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया है, और ये पूरे एरिया का 27.74% जो है वो कवर करता है। ये आपने यहाँ से नोट करना है। आपने नोट करना है कि फॉरेस्ट जो है ना वो डिवाइड किए गए हैं हिमाचल में। किस तरह से डिवाइड किए गए हैं, फॉरेस्टों को जो है वो वेरी डेंस फॉरेस्ट यानी कि बहुत ज़्यादा घने जो फॉरेस्ट हैं उनकी कैटेगरी में रखा गया है, वेरी डेंस फॉरेस्ट रखा गया है, और एक जो मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट हैं वो रखे गए हैं। ये आपने ध्यान रखना है। एक ओपन फॉरेस्ट रखे गए हैं कि जो ओपन फॉरेस्ट हैं वो रखे गए हैं। और फिर आता है हमारा टोटल जो इनका हो जाता है। तो 2021 का जो डाटा हमारे पास है, जो हमारे पास वेरी डेंस फॉरेस्ट पड़े हुए हैं वो है कितने, 3,163 स्क्वायर किलोमीटर। ये आपने ध्यान रखना है। जो मॉडरेट में है हमारे पास वो है 7,100 स्क्वायर किलोमीटर। ये भी आपने ध्यान रखना है। और आपने ध्यान रखना है कि जो ओपन फॉरेस्ट है वो है 5,180 स्क्वायर किलोमीटर। और टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया 15,443 स्क्वायर किलोमीटर। ये आपने ध्यान रखना है। इस तरह से फॉरेस्ट एरिया के बारे में ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। और एग्ज़ाम में हमने नई योजना जान ली, हमने बाकी जान लिया फॉरेस्ट के बारे में, पूरी बातें किस तरह से हैं। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं ऑन व्हाट सब्जेक्ट हैज़ द एग्रीमेंट बीन साइंड बिटवीन हिमाचल गवर्नमेंट एंड आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन। ये जो आर्ट ऑफ लिविंग है ना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके साथ हिमाचल प्रदेश सरकार ने ना हाल ही में समझौता जो है वो किया है। अब किस चीज़ को लेकर जो है ये समझौता किया गया है और क्या पूरी बात है, ये आपने ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश में आपको पता है ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ड्रग्स को लेकर जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं वो बड़ी आश्चर्यजनक हैं, और बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव हिमाचल में हो भी गया है कहीं पर। आपने ध्यान रखना है कि तो ड्रग को लेकर ही टू रन एंटी ड्रग कैंपेन इन स्टेट, ऑप्शन बी सही आंसर है। आर्ट ऑफ लिविंग के साथ जो है ये समझौता किया गया है। आर्ट ऑफ लिविंग एक फाउंडेशन ही है, और ये फाउंडेशन किसके द्वारा चलाई जाती है, रविशंकर का नाम आपने सुना होगा, उनके द्वारा चलाई जाती है। 1981 में इसको जो था वो स्टेबलाइज किया गया था, और इसका काम यही है अब हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ मिलकर हिमाचल में जो एंटी ड्रग कैंपेन चलाए जाएंगे उनको जो है ये लीड करेगी। ये आपने ध्यान रखना है। तो ड्रग को लेकर जो है ये कर्व करने की कोशिश करेगी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कामना देवी टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, की कामना देवी मंदिर जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो स्थित है। गिरिराज पत्रिका में इस मंदिर के बारे में विस्तार से आया था, तो विस्तार से हम बात करेंगे। ये मंदिर जो है वो शिमला में स्थित है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। शिमला में ये स्थित है। कामना हिल्स भी शिमला में है, ठीक है। कामना पहाड़ियाँ भी शिमला में है, तो वो भी ध्यान रखना है कि कामना हिल्स कहाँ पर स्थित है। शिमला में कामना हिल्स हैं, जाखू हिल्स हैं शिमला में, ऑब्जर्वेटरी हिल्स हैं शिमला में। इसके अलावा शिमला में पॉटर हिल भी है। तो ये अपने पहाड़ियाँ तो याद रखनी है, परंतु कामना हिल्स आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर मंदिर भी है कामना माता का। लगभग 300 साल पुराना मंदिर बताया जाता है, और 16वीं शताब्दी में 16th सेंचुरी में इसकी स्थापना हुई थी। और कहा जाता है कि जो मॉडर्न मंदिर है ये 1930, इनके इस मंदिर को 16th सेंचुरी में बन गया था। रेनोवेट जो किया गया वो 1932 में किया गया था इसको रेनोवेट, और पंडित सीताराम थे जिनके द्वारा इसको फिर से जो था वो बनाया गया था। ये भी कहा जाता है कि शिमला में ये मंदिर जो है वो इम्पोर्टेंट है। इस मंदिर का जो पहले का नाम था वो क्रीड़ा देवी मंदिर था। क्रीड़ा देवी मंदिर इसका नाम था, परंतु फिर लोगों को देखते हुए, लोगों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए कामना मंदिर जो है वो इसका नाम रख दिया गया, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उनकी मनोकामना जो है वो पूरी होती है। यहाँ पर एक पेड़ है, वहाँ पर लोग धागा बांधते हैं ताकि उनकी कामना जो है वो पूरी हो जाए।
और बहुत लोग यहाँ पर श्रद्धा का आप समझिए कि श्रद्धा लोगों की बहुत ज़्यादा यहाँ पर है। शिमला में बालूगंज के समीप ही ये मंदिर जो है वो स्थित है। ये भी कई बार एग्जैक्ट लोकेशन दे दी जाती है मंदिर की, तो बालूगंज आपने ध्यान रखना है कि बालूगंज से के समीप ही जो है ये मंदिर स्थित है। तो हमने जान लिए 300 साल पुराना है, 16th सेंचुरी में बना था। प्रेजेंट टाइम का मंदिर 1932 में बना था और क्रीड़ा देवी मंदिर इसका नाम हुआ करता था। क्रेडू भी जो था वो इस स्थान को पहले कहते थे। फिर लोगों की इच्छाएं पूरी हुई तो कामना माता का नाम यहाँ पर पड़ गया, कामना देवी मंदिर इसको कहा जाने लगा। ये पूरी बात है। तो ये इतना सा ध्यान रखें इस मंदिर के बारे में, ये सारा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। बोलते हैं पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो अभी पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप जो है वो हिमाचल प्रदेश में ऑर्गेनाइज करने की बात कही गई है। अब क्यों ये चर्चा में आया और क्या पूरी बात रही? हुआ इस तरह से कि पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप की जो वेबसाइट है ना वो जारी की गई। तो मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के जो हैं उन्होंने जो है वो इसकी वेबसाइट को लेकर जो है वो जारी की, तो ये चर्चा में आया। अब पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप जो है ये कांगड़ा में होगा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। कांगड़ा का जो बीड बिलिंग क्षेत्र है वहाँ पर 26 अक्टूबर से जो है ये आयोजित किया जाएगा प्री वर्ल्ड कप। इसमें 28 देशों के 159 प्रतिभागी जो हैं वो भाग लेंगे। कितने? 28 देशों के 18 कंट्रीज़ के 159 मेंबर जो हैं वो यहाँ पर भाग लेंगे। 28 देशों में मुख्य रूप से बता देता हूँ, इसमें जो है यूएस आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका हो गया, बेल्जियम हो गया, यूएई हो गया, ईरान, कजाकिस्तान, नॉर्वे, नेपाल, वियतनाम, चेक रिपब्लिक हो गया, कनाडा हो गया। ये सारे कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव या फिर सारे कंट्रीज़ के जो पायलट हैं, पैराग्लाइडर हैं, वो जो है यहाँ पर आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। पैराग्लाइडिंग के वर्ल्ड कप बीड बिलिंग में पहले भी जो है वो होते रहे हैं। एक्चुअली में यहाँ पर पैराग्लाइडिंग की शुरुआत किस तरह से होती है, 1978 की ये बात है। 1978 में दिल्ली की एक युवती घूमने आई थी जिसका नाम था कुमारी दीपक। ये जो था घूमने आई थी, फिर उसको लगा कि यहाँ पर तो साइट अच्छी है, हैंग ग्लाइडिंग के लिए जो था वो ये अच्छी साइट मानी गई, इसके द्वारा पहचान की गई और इसके बाद यहाँ पर जो था पैराग्लाइडिंग स्टार्ट हो गई। 1984 में जो था वो बिलिंग को जो था वो 1984 की बात है, 1984 में बिलिंग को जो था वो इंटरनेशनल लेवल पर जो था वो पहचान मिल गई थी। 2002 में जो था वो सरकार ने शौकिया और साहसिक प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहन करने के लिए प्री वर्ल्ड कप जो था वो यहाँ पर शुरू किया। ये आपने ध्यान रखना है कि 2002 की ये बात है। 1978 में इस तरह से खोज हुई, 1984 में इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाने लगा, 2002 में सरकार ने डिसाइड किया कि इस तरह से प्री वर्ल्ड कप हो सकता है और अभी फिर से प्री वर्ल्ड कप यहाँ पर होगा। और बिलासपुर में भी एक पैराग्लाइडिंग की साइट जो है वो अभी सिलेक्ट हुई है। जो बंदला धार आपने सुनी है, बंदला धार जो है ना वहाँ पर जो है वो पैराग्लाइडिंग जो है वो हो रही है। बंदला धार से जो है वो लोग जो पैराग्लाइडर होते हैं वो उड़ कर आते हैं और लुहणू ग्राउंड या जो वहाँ पर सतलुज नदी साथ में लगती है वहाँ पर जो है वो लैंड करते हैं। और अपने साथ में ये भी ध्यान रखना है कि बंदला में जो है एक कॉलेज है, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो बंदला में स्थित है, ये आप ध्यान रखें। बिलासपुर में जो है ये बंदला पड़ता है। और ठीक है, ये सारा हो गया इंपॉर्टेंट जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करेगा। यहाँ पर बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन चेयर 31st मीटिंग नॉर्दर्न जोनल काउंसिल मीटिंग इन अमृतसर। तो बोलते हैं कि हाल ही में 31 नंबर की जो उत्तरी जोनल काउंसिल बैठक हुई इसकी अध्यक्षता जो था वो किसने की? चर्चा में क्यों आया? चर्चा में इसलिए आया क्योंकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा जो था वो यहाँ पर जाकर भाग लिया गया। ये यहाँ पर गए थे तभी ये चर्चा में आया। अब हम पूरा यहाँ से जानते हैं कि सिनेरियो किस तरह से है। ये जो नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग हुई, अमित शाह जो हैं मंत्री, ऑप्शन बी सही आंसर है। अमित शाह कौन से मंत्री हैं? ये गृह मंत्री हैं। इनके द्वारा जो था वो इसको लीड किया गया, इनके द्वारा जो था वो इसको चेयर किया गया। और नॉर्दर्न जो जोनल में अलग अलग स्टेट्स आते हैं ना, उनके मुख्यमंत्रियों के द्वारा जो था वो यहाँ पर भाग लिया गया। ये भी आपने ध्यान रखना है कि किसने यहाँ पर भाग लिया। जो नॉर्दर्न साइड से जो है, यहाँ से ना अपने जोनल काउंसिल के बारे में ध्यान रखना है, जोनल काउंसिल के बारे में ध्यान रखना है। उसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में कौन कौन से स्टेट आते हैं। पहले आप जानिए कि नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में कौन कौन से स्टेट आते हैं। इसमें जो है वो पंजाब आ जाता है, इसमें हरियाणा, पंजाब के अलावा दूसरे नंबर पर हरियाणा, तीसरे नंबर पर राजस्थान, चौथे नंबर पर जो है वो हिमाचल प्रदेश, पाँचवें नंबर पर जो है वो दिल्ली आ जाता है जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है,
है, और चंडीगढ़ जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये जो 31 नंबर की मीटिंग हुई ये अमृतसर में जो है वो अभी हुई, और नॉर्दर्न जोनल काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है ना वो कहाँ पर स्थित है, वो न्यू दिल्ली में जो है वो स्थित है। ये भी आपने ध्यान रखना है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इस तरह से हमारे पास सेंट्रल जोनल काउंसिल भी है, ईस्टर्न जोनल काउंसिल भी है, वेस्टर्न जोनल काउंसिल भी है, साउदर्न जोनल काउंसिल भी है। ये भी आपने ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है कि ये जो सेंट्रल जोनल काउंसिल होती है ना, ये जो जोनल काउंसिल होती है, इस जोनल काउंसिल को जो है वो लीड कौन करता है, इसको चेयर कौन करता है, तो होम मिनिस्टर जो होते हैं ना कंट्री के, वो जो है वो इसको लीड करते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। ये जोनल काउंसिल जो है एक स्टैच्यूरी बॉडी है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 1956 का, जिसके तहत इसको एस्टेब्लाइज किया गया था, ये भी ध्यान रखना है। तो ये बातें आपने समझ ली। यहाँ पर कौन कौन से स्टेट आते हैं आपको नॉर्दर्न काउंसिल का पता होना चाहिए। यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है आपको वो भी पता होना चाहिए। न्यू दिल्ली में उसका हेडक्वार्टर स्थित है। स्टैच्यूरी बॉडी है ये एक तरह से, और पूरी बातें हमने यहाँ से जान ली। कौन इसको चेयर करता है, क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके बारे में कि कौन इसको चेयर करता है, तो होम मिनिस्टर इसको चेयर करते हैं, वो ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं हु इज़ नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहते हैं, तो भारत में जो हरित क्रांति है ना उसके जनक कहा जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। ऑप्शन बी सही आंसर है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का भी निधन हुआ तब ये चर्चा में आए। और अब हम यहाँ से जानेंगे इनके बारे में इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वो वैसे तो स्टार्ट हो गई थी 1950-70 के बीच में, परंतु इंडिया में ये 1960s में खास तौर पर 1966 में देखने को इसका प्रभाव मिला। और उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर होते थे वो लाल बहादुर शास्त्री हुआ करते थे। आपने ध्यान रखना है कि ये इसको जो है वो थर्ड एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन जो था वो बोला गया। पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मन बोरलग हैं जिनको जो है वो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो कहा जाता है। वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं, और नॉर्मन बोरलग को जो था वो नोबेल पीस प्राइज़ भी जो है वो मिल चुका है। 1970 में इनको पीस प्राइज़ जो था वो मिला था, ये भी आपने ध्यान रखना है। और अभी जो 2023 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला है वो किसको मिला है वो भी तो आपको रिवाइज करना होगा ना, क्योंकि वो भी याद रखना पड़ेगा। तो वो ईरान में ना एक कैद में है नरगिस मोहम्मदी, उनको जो है ये मिला है कि ईरान की एक महिला पत्रकार है और नरगिस मोहम्मदी है इनका नाम, जिनको नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो मिला है। महिलाओं की आज़ादी के लिए, उनके हक के लिए जो है ये बहुत बार गिरफ्तार हो चुकी हैं। 21 साल की हैं और अब भी जो है वो ईरान की जेल में जो है वो कैद हैं। ये आपने ध्यान रखना है। इन्हें 31 साल की जेल और 154 कोड़ों की सज़ा जो है वो हुई है। कोड़े पड़ते हैं ना तो वहाँ पर कोड़ों की सज़ा भी होती है। 154 कोड़ों की सज़ा हुई है और इन्हें 31 साल के लिए जेल हुई है। लगभग 13 बार तो अभी तक जेल में जा चुकी हैं और अब भी जेल में ही हैं। तो इनका नाम तो ध्यान रखना ही है। 1970 से ये हमने रीड किया क्वेश्चन को, और आपने ध्यान रखना है कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, इंडिया में इनको बोला गया इस तरह से। ये जो ग्रीन जो वर्ड है ना ग्रीन रेवोल्यूशन, ये किसके द्वारा जो था वो सबसे पहले यूज़ किया गया था, विलियम एस गॉड के द्वारा जो था ये यूज़ किया गया था सबसे पहली बार। ये आपने ध्यान रखना है। ये एडमिनिस्ट्रेटर थे USAID में, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट में ये थे हेड। ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या असल में, तो ये एग्रीकल्चर जो फूड ग्रेन्स होती हैं स्पेशली हमारी राइस और व्हीट, उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने की बात कहती हैं ये। और बहुत सारा इम्पैक्ट भी इसका हमें हम भी इंडिया में देखने को मिलता है। खैर उसकी बात नहीं करेंगे। पॉजिटिव पॉइंट जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं वो हमने सारे के सारे जो था वो डिस्कस कर लिए। इंडिया में, वर्ल्ड में नोबेल पीस प्राइज़ किसको मिला था, जो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर थे उनको कब मिला था, हमने सारा जान लिया यहाँ से, जो हमारे एग्ज़ाम में हेल्प कर सकता है। तो 1 नंबर यहाँ से डेफिनेटली पक्का होगा। और देखो अगर तैयारी कर रहे हैं ना आप, और भी अच्छी शेप अगर तैयारी को देनी है तो शेड्यूल्ड वे में हमने टेस्ट सीरीज़ जो है वो स्टार्ट कर दिया है। एलाइड सर्विसेज के लिए स्टार्ट किया, परंतु सभी एग्ज़ाम आपके लगभग कवर हो ही जाएंगे वहाँ से अगर आप एलाइड के लिए तैयारी करते हैं, ये जो है वो कहा जाता है। तो पहला टेस्ट जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। पहले के बाद आप दूसरे टेस्ट के लिए कुछ दिनों का गैप मिलेगा, दूसरा टेस्ट देना, दूसरे टेस्ट के बाद तीसरे टेस्ट के लिए कुछ दिनों का टाइम मिलेगा, फिर 10 टेस्ट ऐसे ही होंगे आपके। तो उन 10 टेस्टों को अगर आप पेपर की तरह देंगे ना, फनल पेपर की तरह, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन करें ना। व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा है वहाँ पर भी मिल जाएगा आपको इसका लिंक, तो वहाँ पर ज्वाइन कर लें आप जाकर, अगर करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन। शेड्यूल्ड वे में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है।
क्वेश्चन देखें, बोलते हैं द सॉन्ग बिरसू इज ए संग इन प्रेज ऑफ विच डेटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि बिरसू गीत हिमाचल प्रदेश में किस देवता की स्तुति में गाया जाता है। लास्ट टाइम हमने गिरिराज पत्रिका में पढ़ा था, डिटेल से पढ़ा था, तो जल्दी से कमेंट करके बता दें। टेलीग्राम पर कैसे ज्वाइन करेंगे, अपने टेलीग्राम से @tollexam31 सर्च करना, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज़ का लिंक मिल जाएगा, आपको यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन कर लेना अगर इंपॉर्टेंट समझते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग and listening it very patiently.